5 ईयर प्लान्स के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं। प्लान था कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं नेशन के पास, उनको हम कैसे एलोकेट करें और यूज़ करें ताकि जो डेवलपमेंट हो वो मैक्सिमम डेवलपमेंट हो। इक्विटी का मतलब है कि इक्वालिटी की जितने भी बेनिफिट्स हैं इन 5 ईयर्स प्लान्स के, या जितने भी हमने ग्रोथ अचीव किया है, मॉडर्नाइजेशन अचीव किया है, वो सब लोगों में इक्वली पहुँच। फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था, वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो इसका आंसर हमें मिल गया, हेरोड-डॉमर मॉडल। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकिता जैन। I got qualified in 64 BPSC and got BDO post। आज हम 5 ईयर्स प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, जिससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। जैसे कि पहले मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मेंस में जैसे कि पूछा गया था कि 5 ईयर प्लान्स के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं। फिर पूछा गया कि पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इरा में स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर पूछा गया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है और उसका 5 ईयर प्लानिंग में क्या इम्पैक्ट है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस, क्रिटिसिज्म क्या है। फिर हम चलते हैं, ये थे मेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। फिर हम चलते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जैसे पूछा गया कि 12th 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर्स का क्या टारगेट रेट डिसाइड हुआ था। 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। रोलिंग प्लान क्या होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था। महालानोबिस प्लान क्या है। रोलिंग प्लान क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और जैसे कि 5 ईयर प्लान्स के गोल्स क्या क्या हैं, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे और इनडायरेक्टली भी इन पे क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी हम जैसे जैसे स्लाइड्स डिस्कस करेंगे हम उस अकॉर्डिंग डिस्कस करते रहेंगे, जो जो क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं। और ये क्वेश्चंस थे डायरेक्ट जो 5 ईयर प्लान से पूछे गए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस में मेंस आंसर राइटिंग में, ये इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में आपका आंसर स्टैंड आउट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। आप कहीं पे भी 5 ईयर प्लान्स को यूज़ कर सकते हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 ईयर प्लान का कुछ बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक तो हम पुअर कंट्री थे, सेकेंडली अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंडस्ट्री हमारे पास थी नहीं, एग्रीकल्चर था बट प्रॉफिटेबल नहीं था। पूरी पॉपुलेशन अराउंड 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। फिर हमारे पास क्या था, फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए। तो अब लीडर्स के पास चैलेंज आया कि हम किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करें इंडिया के लिए। तो दो ऑप्शंस थे, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्या प्रोड्यूस होना है, कितना प्रोड्यूस होना है, कैसे प्रोड्यूस होना है, और वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। जो कुछ भी प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट ऑन करती है। बट इंडिया के पास इसमें भी एक चैलेंज था कि हमारा ऑलरेडी जो लैंड सिस्टम था, प्रॉपर्टी थी इंडिया में, वो प्राइवेटली ओन थी और हम उसे चेंज नहीं कर सकते थे। तो सोशलिस्ट पैटर्न भी हम चूज़ नहीं कर सकते थे। फिर सेकेंड ऑप्शन था कैपिटलिस्ट इकॉनमी। जो सोशलिस्ट इकॉनमी थी उसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल रहता है और कैपिटलिस्ट इकॉनमी में गवर्नमेंट का मिनिमल रोल रहता है। वहाँ पे जो कुछ भी डिसाइड करती है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है, डिमांड और सप्लाई। अगर कार्स की डिमांड है तो कार्स ही प्रोड्यूस होंगी, अगर बाइसिकल्स की डिमांड है तो बाइसिकल ही प्रोड्यूस होंगी। ऐसा नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूस हो, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट आ जाता है। तो क्या होता है कि अगर मान लो अब इस सिस्टम में भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स थी कि हमारी जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन थी वो पुअर थी और हमें एटलीस्ट उन्हें असेंशियल सर्विसेज तो प्रोवाइड करनी ही थी, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एक एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये पांचों चीज़ें हमारे लिए नेसेसिटी थी। तो हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी को भी चूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमारे लीडर्स ने रास्ता निकाला कि हम इन दोनों के एक्सट्रीम वर्जन को ना चूज़ करके हम मिक्स इकॉनमी को चूज़ करेंगे।
तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट भी मेजर रोल प्ले करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करेगा। प्राइवेट सेक्टर वही प्रोड्यूस करेगा जो वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करेगी और जो भी प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाएगा प्रोड्यूस करने के लिए वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसी के ऊपर बीपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है या नन ऑफ द अबव है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब हम चलते हैं प्लानिंग की तरफ। अब इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा आइडिया ये था कि हम प्लानिंग पे जाए। जो प्लानिंग का जो आइडिया था वो हमें सोवियत यूनियन से मिला था। जोसेफ स्टालिन ने 1920 में सोवियत यूनियन में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किया था। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, 5 ईयर प्लानिंग पे हम आए डेवलपमेंट के लिए। और 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाई गई। प्लानिंग कमीशन जो थी वो एक नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान क्या होता है? प्लान होता है जो भी आपके पास, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो नेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे प्लान था कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं नेशन के पास, उनको हम कैसे एलोकेट करें और यूज़ करें ताकि जो डेवलपमेंट हो वो मैक्सिमम डेवलपमेंट हो। और इसका हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। तो ये था हमारा प्लानिंग। और प्लानिंग जो थी वो ऐसे है कि हमने पहले एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जो कि अराउंड 20 ईयर्स का था, कि एक हमने लॉन्ग टर्म विजन डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें 20 ईयर्स में इंडिया को यहाँ देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उसको डिवाइड किया कि 5 ईयर प्लान्स में, जिसे हम पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं। तो जो गोल्स थे हमारे 5 ईयर प्लान्स के, अब हर प्लान के साथ एक गोल था। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कि हमने उस प्लान में क्या किया है और क्या हमारे जो है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स है। तो जितने भी प्लान्स थे स्टार्टिंग में, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो 4 ऑब्जेक्टिव्स थे या गोल्स थे: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग है कि हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, कि जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमारी कंट्री की उसको हमें ग्रो करना है। ग्रोथ का मतलब आप एक केक से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए केक है, अब केक का साइज जितना बड़ा होगा उसे उतने ही ज़्यादा लोग इंजॉय करेंगे। तो ग्रोथ का जो इंडिकेटर था वो था हमारे पास जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो हमारा फर्स्ट गोल था वो था कि हमें अपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना है। आप आगे हर प्लान में देखेंगे कि एक ग्रोथ रेट डिसाइड हुआ है जो कि टारगेट ग्रोथ रेट है, और फिर हर प्लान के साथ एक एक्चुअल ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है कि हमने कितना डिसाइड किया था और हमने कितना अचीव किया है। तो ग्रोथ का इंडिकेटर है जीडीपी। जीडीपी का मतलब है जितनी भी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी फाइनल वैल्यू, फाइनल स्टेज की जो वैल्यू है उसे हम जीडीपी बोलते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है ओल्ड टेक्नोलॉजीज को छोड़ के आपको न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है। जैसे कि एग्रीकल्चर में आप हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर न्यू मशीनरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है, इसका मतलब है कि हमें अपने सोशल आउटलुक में भी चेंज करना है, स्टीरियोटाइप्स को रिमूव करना है। जैसे कि विमेंस की तरफ जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बायसनेस है, उसको भी दूर करना है। तो मॉडर्नाइजेशन हम 2 चीज़ों में लेके चल सकते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी और एक चेंज इन सोशल आउटलुक। फिर ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन हम दोनों कैसे अचीव कर सकते हैं? या तो खुद के हमारे पास ओन रिसोर्सेज हो या फिर हम रिसोर्सेज जो हैं इंपोर्ट करें, लोन ले बाहर से। तो हमारा जो थर्ड गोल था वो था सेल्फ रिलायंस।
अब सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमें जो डिपेंडेंट होना है वो अपने ही रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होना है। अभी ये चीज अंडरस्टूड भी थी क्योंकि जस्ट रिसेंटली हम फ्री हुए थे फॉरेन डोमिनेशन से, और हम नहीं चाहते थे कि हमारी पॉलिसी में कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस हो या हमारी सॉवरेनिटी किसी के भी हाथों में आए। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स में आप देखेंगे कि जो है वो मोटिव रहा है हमारा सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया है कि हम इंपोर्ट्स को अवॉइड करेंगे, एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करेंगे। फिर हमारा फोर्थ गोल था इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि इक्वालिटी की जितने भी बेनिफिट्स हैं इन 5 ईयर्स प्लान्स के, या जितने भी हमने ग्रोथ अचीव किया है, मॉडर्नाइजेशन अचीव किया है, वो सब लोगों में इक्वली पहुंचे। ये ना हो कि बस कुछ ही लोगों के पास उसका बेनिफिट पहुंचे, इंक्लूसिव ग्रोथ ही ना हो, तो फिर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए था कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस तभी मीनिंग रखेंगे जब हमें इक्विटी अचीव हो। तो ये 4 जो थे हमारे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये 4 गोल थे हमारे 5 ईयर प्लान्स के। और इसी पे बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या गोल्स थे प्रीलिम्स में। इसमें से 2-3 उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, 1-2 एक्स्ट्रा डाले हुए थे, तो ये आपका आंसर यहाँ से डिराइव हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ 1951 टू 56, 5 ईयर का प्लान था। इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि टारगेट ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट आपको हर प्लान में दिखेगा। इसमें हमने जो टारगेट ग्रोथ रेट सेट किया था वो था 2.1%। आप सोच रहे होंगे कि ये 2.1% इतना कम क्यों रखा है ग्रोथ रेट, बट इसका एक वो था क्योंकि रिसेंटली हम फ्री हुए थे और ये हमारा फर्स्ट प्लान था, तो हमें इसे प्रैक्टिकली फिजिबल बनाना था। तो इसमें जो चीफ आर्किटेक्ट थे हमारे इस प्लान में वो थे के.एन. राज। उन्होंने कहा अगर आप डेवलपमेंट के लिए अगर हैसन करेंगे तो वो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको इंडेंजर कर सकता है। तभी हमने जो प्लान था वो 2.1% रखा। और ये जो मॉडल था, ये जो हमारा फर्स्ट प्लान था वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस था। ये 2 अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, हैरोल्ड और डॉमर, बट हमने जो इसकी जो अडॉप्ट किया है वो इन दोनों की इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है इस प्लान में अडॉप्ट की है। ऑल्दो इनका जो प्लान मॉडल था वो बिजनेसेस पे अडॉप्ट होता था, बट हमने इसे यहाँ पे इकोनॉमी में अडॉप्ट किया। हैरोल्ड डॉमर मॉडल में था, इसमें जो था कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग्स के ऊपर, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया था। इसमें था कि अगर सेविंग्स है तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। अगर आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। अगर प्रोडक्टिविटी आपकी इनहेंस हो रही है तो आपकी सेविंग्स होंगी। तो ये जो थी पूरी साइकिल थी, इसमें जो फोकस था वो कैपिटल आउटपुट रेशियो पे था। इसमें था कि अगर कि जो नेशंस है वो पुअर इसीलिए रह जाते हैं कि वो लेबर पे फोकस करते हैं और उनके पास कैपिटल नहीं होती। तो इनका जो फोकस था वो कैपिटल आउटपुट रेशियो और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर था। तो ये हो गया हैरोल्ड डॉमर मॉडल। और इसी पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान था वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था। तो इसका आंसर हमें मिल गया, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। फिर इस जो प्लान में था हमारे पास जो लो हैंगिंग फ्रूट था वो था एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जो मेजर पॉपुलेशन थी वो पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। तो अब हमें क्या करना था, एग्रीकल्चर पे फोकस करना था। तो क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो पार्टीशन के टाइम पे जो हार्डेस्ट जो हिट हुआ था वो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हिट हुई थी। और यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स था, सीवियर फूड शॉर्टेज थी, इन्फ्लेशन थे, सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हुए थे।
ठीक है, हमने इस मॉडल में इसलिए एग्रीकल्चर पे फोकस किया, प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस किया, पावर और ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर में इसमें इस प्लान में हमने इंफ्रा पे फोकस किया, जितने की डैम्स जितने बने, इरिगेशन हुई, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुड, ये सब हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थे। और ये प्लान हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने टारगेट ग्रोथ रेट जो डिसाइड किया था 2.1% डिसाइड किया था, और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा इसमें 3.6% आया। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। ऑल्दो जो रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज थे, फूड सेल्फ सफिशिएंसी थी, कंट्रोल प्राइसेस थे, वो मॉडरेटली अचीव हुए थे, बट हमने फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा अचीव किया था, तो फर्स्ट प्लान हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा था। नाउ वी विल प्रोसीड टू सेकेंड प्लान। 5 ईयर प्लान में हमारा जो हमने डिस्कस किया कि जो मेन फोकस था हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर था, बट एग्रीकल्चर में भी हमारे पास बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थी। एक तो था जो हमारा था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और सेकेंड था कि जो इंटरमीडियरीज थी, जमींदार्स, जागीरदार्स, ये सब थे। ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी हर्डल थी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो लेजिस्लेशन आया था कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं एग्रीकल्चर में उनको हम एबोलिश करेंगे। अभी तक हो क्या रहा था कि जो भी लैंड था जो ओन करता था वो उस पर कल्टीवेशन ना करके वो लोग टेनेंट्स को रखते थे, और लैंड इम्प्रूवमेंट पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। ना तो एक्चुअल जो ओनर था वो ध्यान देता था, और ना ही टेनेंट ध्यान देता, क्योंकि टेनेंट को अपना जो उसको मार्जिन मिलना था वही मिलना है, और एक्चुअल ओनर को ध्यान नहीं देता था। और बीच में जो इंटरमीडियरीज थे, जमींदार्स, जागीरदार्स, वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन में लगे रहते थे कि हमें वसूली करनी है। तो इसके लिए क्या किया गया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब इंटरमीडियरीज को बीच से हटा दिया गया, और जो टेनेंट्स थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिंक में आ गए। तो इस पॉलिसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि लैंड टू द एक्चुअल टिलर, कि जो उस पे कल्टीवेशन कर रहा है लैंड पे वही उसका ओनर है। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ एग्रीकल्चर में। सेकंड था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ही लोगों के पास लैंड था, और वो बहुत ज़्यादा लैंड था, मतलब उसमें इक्विटी नहीं थी कि मतलब कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही लैंड नहीं था और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड था। तो उसके लिए लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन लेके आए। लैंड सीलिंग का मतलब है कि एक इंडिविजुअल कितना लैंड ओन कर सकता है, वो एक लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, और ये लेजिस्लेशन आ गया। बट हुआ क्या, अब जितने भी जमींदार थे, बड़े बड़े जितने भी थे, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, ताकि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसमें डिले हो जाए। और जो बीच का टाइम था वो उन्होंने जो लैंड था वो ट्रांसफ़र कर दिया अपने रिलेटिव्स को और किसी के नाम, और इससे क्या हुआ, जितने भी लूप होल्स थे उनका फ़ायदा उठाया गया। तो लैंड सीलिंग जो लेजिस्लेशन था वो मॉडरेटली ही सक्सेसफुल हुआ। सिर्फ केरल और वेस्ट बंगाल ही 2 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे इस लेजिस्लेशन ने काम किया, बाकी अदरवाइज पूरी कंट्री में इसने कोई ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं किया लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ने। ऑल्दो हमारी एग्रीकल्चर हम देखेंगे कि इन लेजिस्लेशंस की वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। अब हम चलते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान की तरफ। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान का पीरियड था हमारा 1956 टू 61। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट था देखिए बढ़ा दिया गया 4.5%, और एक्चुअल ग्रोथ रेट हुआ था वो इसमें हुआ था हमारा 4.3%। हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सिर्फ मोस्टली जो मेजर जो फोकस था हमारा वो एग्रीकल्चर पे रहा। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने महालानोबिस जो थे वो एक स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट थे, उनको हमने इनवाइट किया इस मॉडल के लिए। तो महालानोबिस ने क्या बोला कि कोई भी पुअर नेशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि कंट्री की जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है उसको चेंज किया जाए। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मतलब है अभी जो हमारी पॉपुलेशन है और जो भी जीडीपी आ रहा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो इसकी बजाय वो ज़्यादा किससे आए, इंडस्ट्री और सर्विसेज से आए।
तो अब हमें था कि इंडस्ट्री को, हमें जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में था कि इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए। तो अब इंडस्ट्री का बेस हमारे पास बहुत नैरो था। हमारे पास जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी वो कॉटन टेक्सटाइल वगैरह में थी और जूट में थी, और 2 सिर्फ हमारे पास आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी, एक जमशेदपुर में, एक कोलकाता में, और कोई इंडस्ट्री हमारे पास थी ही नहीं। तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना था इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज को इसलिए इसमें फोकस किया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो मोर स्टेबल रहती है अगर हम कंपेयर करते हैं एग्रीकल्चर से। तो ठीक है, इस प्लान में जो हमने फोकस किया वो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया। और यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा भी है कि महालानोबिस प्लान क्या था। तो महालानोबिस प्लान था कि जो फोकस था वो हमारा हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज पे हुआ था। इस मॉडल में भी हमने हेरोड-डोमर ग्रोथ मॉडल के प्रोजेक्शंस यूज किए थे। अब जो सेकंड प्लान था उसमें हमारे पास बेनिफिट ये था कि हमने फर्स्ट प्लान की जो है वो अचीवमेंट देख ली थी, तो एक कॉन्फिडेंस था लीडर्स के अंदर, इकोनॉमिस्ट्स के अंदर, जितने भी इम्प्लीमेंटर्स थे, कि अब जो है हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। बट इस प्लान में क्या किया गया, इसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को लेस प्रायोरिटी दे दी एज कंपेयर टू हैवी इंडस्ट्रीज। हमने जो मेजर फोकस किया वो हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया ताकि जो हमारा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास पैसा तो था नहीं और कैपिटलिस्ट को हमें इनवाइट करना था, और कैपिटलिस्ट को अगर हम एक बार को एनकरेज भी करें कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो हमारी इकोनॉमी में, तो हमारे पास मार्केट नहीं थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने जितनी भी मशीनरीज थी, हैवी मशीनरीज, वो सब इंपोर्ट की और फॉरेन लोन्स लिए। तो इससे क्या हुआ, हमारी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज यहाँ इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई। अब इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमें कोई प्लान चाहिए था, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 आया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड था। वो इसलिए क्योंकि अभी जो था गवर्नमेंट को ही मेजर रोल प्ले करना था, प्राइवेट सेक्टर था नहीं हमारे पास अभी इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें जो था हमने सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट किया। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ, इसमें हमने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही वो करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और गवर्नमेंट की ही वो इंडस्ट्री सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ही चलाएगी। सेकेंड इंडस्ट्रीज थी कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को सप्लीमेंट करेगा, बट कोई भी नई यूनिट वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी। थर्ड टाइप ऑफ जो भी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई। बट प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने के पीछे भी क्या था कि एक लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई कि अगर आप कोई भी न्यू इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस के पीछे भी रीज़न था। लाइसेंस के पीछे रीज़न ये था कि जो भी हो रीजनल कुछ भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री है उसमें ये ना हो कि कोई रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया, कोई रीजन डेवलप ही नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या किया, जैसे जो अगर मान लो बैकवर्ड रीजन्स में कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस इजीली मिल जाएगा आपको। अगर आपको कोई भी कैपेसिटी अगर अपनी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस, ताकि गवर्नमेंट देख सके कि ये चीज़ प्रोड्यूस होनी है या नहीं है, ये असेंशियल है या नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लाइसेंस पॉलिसी ला दी गई। अब बट ये था कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये तो विदस्टैंड कर ही नहीं पाएंगी फॉरेन कंपटीशन में, तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करना था। तो इसके लिए क्या लाया गया, टैरिफ्स और कोटाज लाए गए। टैरिफ्स का मतलब है यहाँ पर कि जब भी कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर विदेश से मंगाएंगे,
तो उसके ऊपर टैरिफ्स लगेगा, एक ड्यूटी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लगाएगी, ताकि क्या होगा, उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा और लोग उससे क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे उस चीज को, प्राइस ज्यादा होगा तो नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी स्ट्रेंथन होंगी। फिर थे कोटाज। कोटाज हमने था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कि मतलब कोई भी गुड है कि उसके ऊपर कोटा लगा देना कि आप इससे ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, एक जितनी भी रिक्वायरमेंट है इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं करोगे, कुछ भी मटेरियल है, कोई भी चीज है। तो टैरिफ कोटा की हेल्प से हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट 7 ईयर्स में जो हमारा प्लान था वो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी थी, कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हम इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे और एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करेंगे। तो ये टैरिफ्स और कोटाज यहाँ पे आ गए, और ये वाला प्लान, बट इस प्लान में हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमने ह्यूज इंपोर्ट्स किए, फॉरेन लोन्स लिए, तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे हमारे वो कम हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट टारगेट्स हमारे कम हो गए, प्राइस बढ़ गया हमारा चीजों का, जो कि पहले प्लान में क्या हुआ था, इन्फ्लेशन जो था वो डिक्रीज हुआ था, बट सेकंड प्लान में क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। थर्डली क्या हुआ, अब हमने हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज तो लगा दी। अब यहाँ पे 1955 में एक कार्वे कमेटी भी गवर्नमेंट ने सेटअप की। कार्वे कमेटी विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एस्टेब्लिश की गई थी। तो कार्वे कमेटी का जो था वो था कि मेन मकसद ये था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और विलेज इंडस्ट्रीज इंडिया को ज़्यादा सूट करेंगी, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, और इंडिया के पास लेबर अबंडेंस में था जबकि कैपिटल थी नहीं। बट अब इसमें भी एक मेजर चैलेंज था, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये इनसे हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज से कैसे कंपटीशन करेंगी, ये तो इनके सामने टिकी नहीं पाएंगी। तो अब क्या किया, कुछ जो प्रोडक्ट्स थे गवर्नमेंट ने वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए, और इनको टैक्सेस वगैरह में कुछ कंसेशंस दे दिए गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आई, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज। बट ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का हमारे पास शॉर्ट कमिंग यही थी कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स था वो बहुत कम हो गए, प्राइस राइज हो गए, और हमने जो प्रायोरिटी जो हमें एग्रीकल्चर को देनी चाहिए थी वो हम नहीं दे पाए। तो इसीलिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो हमारा मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्रिटिसिज्म यही था कि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को, दोनों चीज़ों को हम बैलेंस नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब हमारा आ गया थर्ड प्लान। थर्ड प्लान का जो था 1961 टू 66 था। इसका टारगेट ग्रोथ रेट 5.6% था, बट एक्चुअल ग्रोथ रेट बहुत कम था, 50% ही हो गया एक्चुअल ग्रोथ रेट, जो कि 2.8% था। अब इस प्लान में हुआ क्या कि हमें लगा कि अब जो इंडियन जो इकॉनमी है वो टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है, तो अब हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है और सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी बनाया। जो हमने गोल्स डिस्कस किए थे 5 ईयर प्लान्स के, 4 गोल्स जो हमने डिस्कस किए थे उनमें एक था सेल्फ रिलायंस। इस 5 ईयर प्लान का जो पर्पस था वो यही था कि हमें कंट्री को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी बनाना है। और इंडिया को अब ये भी पता चल गया था कि हमारा जो है वो एग्रीकल्चर जो है लिमिटिंग फैक्टर है, कि बिना एग्रीकल्चर के हम इकॉनमी को डेवलप नहीं कर सकते। तो इस बार जो था दोनों चीज़ों को साथ लेने की तैयारी, साथ लिया गया एक्सपोर्ट्स को, कि एक्सपोर्ट्स को, इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को, कि हम एग्रीकल्चर को लो प्रायोरिटी नहीं देंगे, एग्रीकल्चर टॉप प्रायोरिटी पे ही रहेगा, और इसके साथ हम इंडस्ट्री को बैलेंस करेंगे। बट इस प्लान में 3 अनफोर्सीन इवेंट्स हो गए। एक था चाइनीज एग्रेशन 1962 में, फिर इंडो पाक वॉर 1965 में, और 1965-66 में सीवियर ड्रॉट था इंडिया के काफ़ी रीजन्स में। तो इस वजह से क्या हुआ
जो खर्चा था इन चाइनीज एग्रेशन की वजह से, इंडो पाक वॉर की वजह से, वो क्या हुआ, वो खर्चा हमारा डेवलपमेंट की जगह डिफेंस पे खर्च होने लगा ज्यादा पैसा, और जो हमारा जो फेस था वो शिफ्ट हो गया डिफेंस से डेवलपमेंट पे। अब इसी प्लान में क्या हुआ कि अब ड्रॉट था 1965 और 66 में, तो कंट्री में क्या हुआ, सीवियर फूड शॉर्टेज थी। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने जो वीट था उस टाइम पे वो यूएस से इंपोर्ट किया, जिसको हम PL 480 भी बोलते हैं। ये यूएस का पब्लिक लॉ था, सेक्शन 480, जिसके अंदर हमने वीट इंपोर्ट किया था। और ये टाइम ऐसा था कि हमें अपनी करेंसी को भी इवन डीवैल्यूएशन करना पड़ा। जो डीवैल्यूएशन है वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। डीवैल्यूएशन का मतलब है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को अदर करेंसीज की वैल्यू के कंपैरिजन में रिड्यूस करना। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी जो $1 का जो रेट है वो 80 रुपीज है। अगर हम इसको रिड्यूस करके 90 कर दे, रिड्यूस करने का मतलब यहाँ पे 90 करना है, क्योंकि अभी तक $1 को खरीदने में 80 रुपए लग रहे थे, बट नाउ अब $1 को खरीदने में 90 रुपए लग रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन जो होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब मान लीजिए अभी तक हम एक सामान के, अगर हम कोई मान लीजिए एक शर्ट ही हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उस शर्ट के लिए हमारे पास कितने आ रहे थे, 80 रुपए आ रहे थे। बट अब एक शर्ट एक्सपोर्ट करने के हमें कितने रुपए मिलेंगे, 90 रुपए। तो हमारे लिए एक्सपोर्ट्स मोर प्रॉफिटेबल हो गए। तो इसीलिए क्या होता है, डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं और इंपोर्ट्स रिड्यूस होते हैं। अभी तक हमें, अगर हम एक शर्ट मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे थे तो उसके लिए अभी तक हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे, बट अब हमारी पॉकेट से कितने जाएंगे, 90 रुपए जाएंगे। तो इंपोर्ट इससे कहीं ना कहीं डिस्करेज होते हैं और एक्सपोर्ट्स एनकरेज होते हैं। डीवैल्यूएशन कंट्री में अभी तक 3 बार हुआ है, 1949, 1966 एंड 1991। अब ऑल्दो ये टेक्निकली जो डिवैल्यूएशन हुआ था थर्ड प्लान के बाद हुआ था, क्योंकि ये जून में हुआ था 1966 में, और जो हमारा प्लान का पीरियड था वो फिनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च 1966। अब डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक सिंपल सा इसका आपको बता देती हूँ कि डीवैल्यूएशन जो होता है वो इंटेंशनल होता है, वो गवर्नमेंट खुद करती है, और जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा मार्केट फोर्सेस से होता है, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती, वो सारा मार्केट फोर्सेस से होता है। तो डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑल्दो दोनों में ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू है वो डिक्लाइन होती है इन रिलेटिवली टू अदर करेंसीज, बट दोनों की जो फोर्सेस है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है और डीवैल्यूएशन इंटेंशनल होता है। तो ये प्लान जो था थर्ड प्लान हमारा एक बिग फेलियर रहा ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स, क्योंकि हमारा डिफेंस पे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ऊपर से फूड शॉर्टेज हो गई जिससे हमें इंपोर्ट करना पड़ा, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम हो गए। तो थर्ड प्लान जो था हमारा, तभी इसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट आप देखेंगे सिर्फ 50% ही रह गया। फिर अब हम चलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि अनफोर्सीन इवेंट्स हो गए। अभी हमने डिस्कस किया कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी हमें करना पड़ गया एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशनरी रिसेशन आ गया, रिसेशन का मतलब है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गई या
पीक हो गई। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमें अब 4th 5 ईयर प्लान को सक्सेसफुल बनाना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हम एक प्लान फेज में जा सके। तो इसके लिए क्या किया, 3 एनुअल प्लान्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। 3 एनुअल प्लान्स को हम प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। तो 3 एनुअल प्लान्स में जो था, एक तो हमने देखा अभी 3rd 5 ईयर प्लान में कि ड्रॉट आया लास्ट 2 ईयर्स में, जिससे हमारे पास फूड शॉर्टेज हुई और हमें यूएस से जो था वीट इंपोर्ट करना पड़ा। तो इसके लिए हमने अब सोचा कि जो अब हम ये जो गैप ले रहे हैं, जो हॉलीडे ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत फोकस करेंगे। तो हमने एक न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी बनाई। अब एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में क्या हुआ, हम यहाँ पे लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर आपके साथ ये ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, ब्रीफली डिस्कस करती हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के पायनियर थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें अभी रिसेंटली भारत रत्न भी मिला है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज की गई, इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया और इस पे सॉइल कंजर्वेशन पे फोकस किया गया, प्लस फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे फोकस किया गया, ताकि जो है हमारी एग्रीकल्चर की जो वो है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। तो इसके लिए हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज की, फर्टिलाइजर्स यूज किए और इरिगेशन पोटेंशियल को यूज किया और सॉइल कंजर्वेशन किया। अब एग्रीकल्चर को हम इसीलिए इसमें हमने एनकरेज किया ताकि जो भी हमने शॉक्स जो हमें मिले थे 3rd 5 ईयर प्लान से, हम उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। तो अब इससे हुआ क्या, इससे हमारी एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ गई, बट ये भी हमारा अराउंड 2 फेजेस में चला ग्रीन रेवोल्यूशन भी। और इसमें ये था कि पहले जो था कि एफ्लुएंट स्टेट से पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह, इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, बट सेकेंड फेज में फिर गवर्नमेंट ने रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए स्मॉल फार्मर्स के साथ भी, स्मॉल फार्मर्स को बहुत सारे कंसेशंस दिए, उनको लोन्स दिए सब्सिडीज पर, उनको मशीनरी वगैरह दी, ताकि जो है कहीं पे भी रीजनल इम्बैलेंस ना रहे। अब इससे हुआ क्या, हम जो अभी तक जो हम फूड के लिए डिपेंडेंट थे, हमारी जो कंट्री है वो फूड सफिशिएंट नेशन बन गई। हमारे पास इतना फूड होने लग गया कि अब हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे फूड के लिए। तो ये हमें बहुत बड़ा फायदा मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमने आगे फिर प्लान्ड ग्रोथ का रास्ता अपनाया कि अब हम 4th प्लान अपना इजीली स्टार्ट कर सकते थे। इसके बाद अब हमारा 4th प्लान शुरू हुआ। 4th प्लान हमारा 1969 to 74 था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट 5.7% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट आप देखेंगे इसमें भी हमारा कम था, 3.3%। इस प्लान में हमने क्या किया कि हमें था कि इस प्लान में कि हमें जो चाहिए वो 2 ऑब्जेक्टिव्स इसमें मेन थे, एक था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अभी तक हमें सेल्फ रिलायंस मिल गया था एग्रीकल्चर में, तो हमें उसे और अचीव करना था और एक हमें एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए थी। अभी तक देखेंगे हम जो ग्रोथ थी हमारी वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, कभी अचीव हो जा रहा है, कभी 50% ही अचीव। तो हमें एक ऐसा प्लान बनाना था जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहे। तो इसमें क्या था कि जो हमारा इम्फेसिस था वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट पे था, और हमने ये देख ही लिया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि हम एग्रीकल्चर को लो प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते। तो इस प्लान में हमने यही डिसाइड किया कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ही आगे रखेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर की हेल्प से ही अदर सेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। और इस पे फर्स्ट 2 ईयर्स में हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, बट जो लास्ट 3 ईयर्स थे उनमें वो पुअर मॉनसून था, तो इसलिए ये
लास्ट 3 इयर्स में इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट फर्स्ट 2 इयर्स में हमारे पास रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। इस प्लान में आप देखेंगे, फोर्थ प्लान में कहीं ना कहीं हमें इसमें सोशल जस्टिस भी दिखा। इस प्लान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, जो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इसमें जो 14 बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्यों किया गया 1969 में? 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इसलिए किया गया क्योंकि इसमें था कि जो भी अभी तक क्या था कि कुछ ही सेक्टर्स को क्रेडिट हेल्प मिल पा रही थी, कुछ ही सेक्टर्स को लोन मिल पा रहा था, एग्रीकल्चर को लोन नहीं मिल पा रहा था, और बैंक जो था वो मेजर जगहों पे ही ओपन थे, सब जगहों पे ओपन नहीं थे। लाइक रूरल एरियाज में, थोड़ी सी जो बैकवर्ड सिटीज थी उनमें कहीं पे भी बैंक्स नहीं थे। तो इससे क्या था, इससे लोन नहीं मिल पा रहा था नीडी सेक्टर्स को, और जो नॉर्मल जो लोग थे वो बैंकिंग की तरफ मूव नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ 1969 में। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लोन्स वगैरह जो भी फार्मर्स को देने थे वो बैंक की हेल्प से ही हम दे सकते थे। तो इसलिए इसमें 14 मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। ऑल्दो नेशनलाइजेशन का क्रिटिसिज्म भी है कि हमारे जो बैड लोन्स थे वो बढ़ने शुरू हो गए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, इनएफिशिएंसी आ गई बैंक्स में, प्रॉफिट्स कम हो गए बैंक्स के। तो ऑल्दो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, बट मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ कर दिया है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। और इसमें हमने जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है इसमें भी इम्प्लीमेंट किए ताकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम रहे। और इस प्लान में मेजर ऑब्स्टिकल यही था कि 1971 में इंडो पाक वॉर हो गई, और उसकी वजह से क्या हो गए, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज इंडियाज में आना शुरू हो गए, और इसकी वजह से क्या हुआ, सिचुएशन डिटियोरेट हुई, और इस इवेंट की वजह से क्या हो गया, ये प्लान हमारा फेल हो गया, क्योंकि एक तो मॉनसून भी पुअर रहा और ऊपर से इंडो पाक वॉर हुई 1971 में। इसके बाद फिर हम चलते हैं फिफ्थ प्लान पे। फिफ्थ प्लान का जो पीरियड था वो था 1974 टू 79, और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 4.4%। जो इसका ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया था वो डीपी धर ने प्रिपेयर किया था, क्योंकि इससे पहले जो था इकोनॉमिक क्राइसिस था जो अभी हमने फोर्थ प्लान में डिस्कस किया, रन अवे इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था प्राइस, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस थे उनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे, और गवर्नमेंट भी वीट का टेक ओवर नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से क्या था कि एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस था फोर्थ प्लान के बाद, तो इसलिए जो फिफ्थ प्लान था वो डीपी धर ने प्रिपेयर किया। इस प्लान के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एक था गरीबी हटाओ और एक था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसमें क्या था, इसमें क्या क्या किस किस चीज पे इम्फेसाइज किया गया, एक तो हाई रेट ऑफ ग्रोथ को हमें प्रमोट करना है, इनकम को बेटर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग्स को बढ़ाना है। ये सब जो थे ये इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। बट इस प्लान में प्रॉब्लम्स क्या आई कि एक तो हाई इन्फ्लेशन था जो हमने ऑलरेडी देखा, और जो कैलकुलेशंस थी वो गलत प्रूव हो गई, और एक 1975 में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी इंडिया में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, और जो कि 1977 तक चली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, प्लान में कुछ हो नहीं पाया। और इसमें क्या था, इसमें 2 चीज़ें और थी इस प्लान में कि एक तो प्राइम मिनिस्टर 20 पॉइंट प्रोग्राम आया जो बीपीएल फैमिलीज थी, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज थी, ताकि उन्हें जो है बेसिक मिनिमम जो नीड्स है उनकी वो फुलफिल हो पाए।
और इस प्लान को, ये प्लान पूरा हो ही नहीं पाया क्योंकि 1978 में क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट आ गई थी, कांग्रेस चली गई थी, तो ये प्लान जो था वो टर्मिनेट कर दिया गया। मतलब ये प्लान 1979 तक था, बट ये 1978 में ही टर्मिनेट हुआ। इस प्लान में जो ग्रोथ रेट था वो हमारा था 4.8%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लान की तरफ, सिक्स्थ प्लान। एक्चुअली जो सिक्स्थ प्लान थे वो दो प्लान्स थे, क्योंकि हमने देखा कि जनता गवर्नमेंट आ गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई थी। तो जनता गवर्नमेंट ने क्या किया, वो रोलिंग प्लान लेके आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोलिंग प्लान होता क्या है? रोलिंग प्लान का मतलब होता है कि हम जो प्लान है वो 1 साल इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑल्दो प्लान जो बना है वो 5 साल के लिए ही बना है। एक साल का हम प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे और उसके बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम सेकंड प्लान में अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो ये रोलिंग प्लान है। रोलिंग प्लान पे ही बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज रोलिंग प्लान। तो जनता गवर्नमेंट ने 1978 टू 83 के लिए रोलिंग प्लान लिया। इसमें जो फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट पे किया गया, ठीक है। इसमें इनइक्वालिटी के ऊपर वो किया गया, पॉवर्टी के ऊपर, कि ये सब चीजें जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी जो है बढ़ रही है, तो इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया। बट जनता गवर्नमेंट थी वो 2 साल ही टिक पाई, 1980 तक। 1980 में कांग्रेस रिटर्न आ गई, तो ये प्लान जो था सिर्फ 2 ही ईयर चला। और इस प्लान ने एक डिफरेंट फोकस दिया कि पॉवर्टी के ऊपर अटैक किया और इकोनॉमी में, और इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए कंडीशंस बताई। अब हम चलते हैं 6 5 ईयर प्लान पे, जो सेकंड 6 5 ईयर प्लान है। सेकंड 6 5 ईयर प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई 1980 टू 85। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 5.2%। एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारे अचीव हुआ था 5.7%। इस प्लान में था फोकस, नेशनल इनकम हमें इंक्रीज करनी है, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना है, पॉवर्टी को डिक्रीज करना है। रोलिंग प्लान के बाद जब जनता गवर्नमेंट आई तो यहाँ पॉवर्टी पे ध्यान दिया गया। और यहाँ पे इस प्लान में चेंज आप देखेंगे कि इसमें कुछ टारगेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए गए, जैसे कि ट्राइसेम आया, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के लिए। IRDP आया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग पे भी ध्यान दिया गया ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कंट्रोल हो जाए। और इसी पे ही बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि 6 5 ईयर प्लान में कौन कौन से टारगेटेड प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं इसमें ट्राइसेम है, IRDP है, NREP है, ये सब प्रोग्राम्स इसमें इनिशिएट किए गए थे। और 6 5 ईयर प्लान को हम सक्सेस भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें जो टारगेट्स थे वो मोस्टली सब अचीव हो गए थे। इवन दो, जबकि लास्ट ईयर्स में क्या हुआ था, जो फेमीन कंडीशंस थी, और जब फिर भी जो एग्रीकल्चर आउटपुट लेस हुआ था अगर प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन करें उसका, बट फिर भी हमने टारगेट ग्रोथ रेट से ज़्यादा अचीव किया। तो सिक्स्थ प्लान जो था हमारा वो सक्सेसफुल प्लान था। अब हम चलते हैं सेवेंथ प्लान पर। सेवेंथ प्लान का पीरियड था 1985 टू 1990। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट था वो था हमारा 5% और एक्चुअल ग्रोथ रेट था वो था 6%। इस प्लान में फोकस था कि हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना है, और फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, इन चीजों पे फोकस करना है।
और ये प्लान हमारा बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसमें आप देखोगे 5% हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था और हमें सबसे पहली बार 6% अचीव हुआ था जो ग्रोथ रेट था। और इस प्लान को सक्सेसफुल इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे क्या था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से हम बाहर निकल गए थे। अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है ये एक टर्म है जो राज कृष्णा इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कॉइन किया था वर्ड, और ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि जो इंडिया था 1952 अगर आप 80 देखेंगे तो जो हमारा एवरेज रेट रहा है ग्रोथ का वो 4% ही रहा है अमिट सोशलिस्ट पॉलिसीज में। बट हम अगर इसमें देखें 1980 के बाद तो हमने क्रॉस कर दिया है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब यही है कि जो 1950 टू 80 जो हमारा था वो 4% ही ग्रोथ रेट अचीव हुआ था सोशलिस्ट पॉलिसीज पे जब हम वर्क कर रहे थे। तो ये था हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब हम चलते हैं 8th प्लान की तरफ। 8th प्लान जो था वो 2 साल पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी सेंटर में। इसका पीरियड था 1990 to 97, जबकि हमारा 7th 5-year प्लान 1990 में खत्म हो गया था। और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट हमने रखा था 5.6%। ये प्लान बहुत ही अनसर्टेन था क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स थी इस प्लान में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन थी वो वर्सन हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। डेट बर्डन बढ़ गया था, बजट डेफिसिट हमारा बढ़ गया था, रिसेशन आ गया था इंडस्ट्री में, और इन्फ्लेशन था जब इस प्लान को हमने लॉन्च किया। तो इस प्लान में हम ये सब टर्म्स देख लेते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और 8th प्लान इंपॉर्टेंट भी है। आप फर्स्ट 7-year प्लान्स में देखेंगे, 1st to 7 5-year प्लान्स में, इसमें जो था हमारी जो थी वो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी थी। हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट्स को अवॉइड कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड जिसे हम इम्पेरेटिव प्लानिंग भी बोलते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग का मतलब है हार्ड अप्रोच। यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले कर रही है वो गवर्नमेंट प्ले कर रही है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और हम देखते हैं जब 8th 5-year प्लान हमारा जो 1992 में है, उससे पहले जो थी हमारी कंडीशंस बहुत खराब हो गई थी। अभी हमने कुछ टर्म्स देखे जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है जो भी आपके पास पैसा आ रहा है बाहर से, अपनी कंट्री के अलावा जो बाहर की कंट्री से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी इनफ्लो है और जो बाहर पैसा जा रहा है आउटफ्लो, जब हमारा जो आउटफ्लो जो हमारा पैसा है, अगर हम बीओपी जो था हमारा वर्सन हो गया था 8th 5-year प्लान शुरू होने से पहले, इसका मतलब ये था जो डेफिसिट था, जो हमें बाहर जो पैसा देना था वो बहुत ज़्यादा था और जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आ रहे थे वो बहुत कम थे। तो हमारी बीओपी की सिचुएशन जो थी बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही होता है, जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो पैसा लेन देन करते हैं, लोन्स वगैरह, और जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती है। ये एक तरह से एक खाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें सब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। और डेफिसिट का मतलब है हमें जो पैसा देना है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास पैसा है वो कम है।
मतलब हमारे क्या है, इंपोर्ट्स जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, और लोन भी हमने ज्यादा लिए हुए हैं। तो डेफिसिट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। फिर दूसरा था हमारा जो डेट बर्डन था, वो भी इंक्रीज हो गया था बहुत ज्यादा। हमने लोन्स वगैरह लिए थे 6 5 ईयर प्लान में, 7 5 ईयर प्लान में, तो वो हम पे नहीं कर पा रहे थे। रिसेशन आ गया था। रिसेशन का मतलब है जो हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव जा रहा था, मतलब इकोनॉमी जो थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो इकोनॉमिक रिसेशन था। तो ये जो कंडीशंस थी, मतलब जो हम फर्स्ट 7 प्लान्स देखते हैं उसके बाद जो कंडीशंस थी वो ऑल टुगेदर चेंज हो गई थी। तो अब प्लानिंग में भी क्या था, हमें चेंज चाहिए था। इन्फ्लेशन आ गया था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बजट डेफिसिट का मतलब यही है कि जो हमारा जो रेवेन्यू था वो बहुत कम था एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। तो इस प्लान में जो थे ड्रेस्टिक पॉलिसी मेजर्स लिए गए ताकि जो बैड इकोनॉमिक सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो जाए। और इसमें जो हम है फिस्कल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, इसको हम नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह मॉडल भी बोलते हैं। नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इसमें जो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स आए, इसको हम पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इरा भी बोलते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स में हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी थी इनवर्ड लुकिंग। अब हम जो मूव कर रहे थे वो इंडिकेटिव प्लानिंग पे मूव कर रहे थे। वहां हम क्या करेंगे, अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ। अब कंट्री को बाहर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को अप्रोच किया। ये सब इंस्टीट्यूशंस है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपको लोन तो दे देंगे। उस टाइम $7 बिलियन का इंडिया ने लोन मांगा था कि हम आपको लोन दे देंगे, बट हमारी कुछ शर्तें हैं, आपको वो माननी पड़ेंगी। तो उनकी जो कंडीशंस थी वो थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और टाइम भी चेंज हो गया था। जब फर्स्ट प्लान इंट्रोड्यूस हुआ 1950 में, उस टाइम कंडीशंस और थी, अब था 1990 चल रहा था, तो अब कंडीशंस चेंज हो गई थी। तो इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम एलपीजी से डिनोट करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, हमारी करेंसी जो थी उसको फिर से डिवैल्यूएशन करना पड़ गया था हमें, ताकि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो सेव हो सके। मैंने आपसे थर्ड प्लान में डिस्कस किया था कि हमने अपनी करेंसी डिवैल्यूएशन की थी सेकेंड टाइम 1966 में। अब 1991 में हमने थर्ड टाइम, ये लास्ट टाइम था हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, क्योंकि इसके आगे आप देखेंगे कंट्री जो रिफॉर्म्स लेके आई थी उसके बाद डिवैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं था करेंसी का। उसके बाद जब भी होगा डेप्रिसिएशन होगा, डिवैल्यूएशन नहीं हो सकता।
तो अब हम क्या करेंगे, एलपीजी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन पे हम चलते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब है, अभी तक हमने देखा कि महालनोबिस मॉडल जब आया तो उस टाइम पे हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 था, जिसमें जो मेजर रोल था वो गवर्नमेंट प्ले कर रही थी। बट यहाँ पे क्या होगा, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अब लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का जो रोल था वो मिनिमल हो गया और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। प्राइवेट सेक्टर को अब साइनर्जेटिक रोल प्ले करना था विद गवर्नमेंट सेक्टर। अभी तक हम देख रहे थे कि जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि आयरन हो गई या फिर रेलवेज हो गई, वो सब इसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास ही थी। बट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जो सेक्टर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए, मोस्टली सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए, और जो गवर्नमेंट ने थे अपने पास बहुत ही कम सेक्टर जो थे वो रिजर्व रखे, जो कि कोर सेक्टर से, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब सेक्टर अपने पास रखे, बाकी सब सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए डी रिजर्व कर दिए कि अब प्राइवेट सेक्टर किसी भी उसमें आ सकता है। और गवर्नमेंट जो है मिनिमली रेगुलेट करेगी इंडस्ट्री को, जो भी करेंगे अब मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन करेंगी, जो भी डिमांड एंड सप्लाई ही मेजर रोल प्ले करेंगी इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हर चीज के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी थी कि आपको कैपेसिटी एक्सपेंड करनी है, नई यूनिट खोलनी है, तो हर चीज के लिए क्या था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही थी, लाइसेंस लेना पड़ रहा था। अब उस लाइसेंसिंग पॉलिसी को एबोलिश कर दिया। सिर्फ कुछ हैजार्डस इंडस्ट्रीज थी, जैसे कुछ केमिकल्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, इन सब के लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी, अदरवाइज लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा डेवलप हो सके। तो लिबरलाइजेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम इसका सेकेंड एलिमेंट देखेंगे, वो था फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में था कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एपेक्स बैंक है इंडिया का, वो अभी तक जो काम कर रहा था वो एज ए रेगुलेटर कर रहा था कि आपको कोई भी ब्रांच ओपन करनी है बैंक की तो आरबीआई से परमिशन लो, कुछ भी काम करना है तो आरबीआई से परमिशन लो। तो अब इसका जो रोल था वो रेगुलेटर से हटा के फैसिलिटेटर कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अगर रेगुलेटर से, तो इसमें अब क्या हुआ, हमारे पास एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई। इस पे से जो भी अभी तक हम रिस्ट्रिक्टेड थी जो भी एफडीआई, तो अब बैंकिंग में क्या कर दिया, 74% एफडीआई परमिट कर दी। अभी तक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस फंड्स हो गए, ये सब बैंकिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो अब इन सबको क्या कर दिया, परमिट कर दिया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर से हटा के
फैसिलिटेटर कर दिया, ताकि जो है बैंक्स में अब अभी तक हमने देखा था कि 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। अब क्या किया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी परमिट कर दिए ओपन होने के लिए। इससे क्या हुआ, फिनेंशियल ड्राइव आई कि लोग अब ये बैंक्स जो थे एक्सपेंड हुए, लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को यूज करना शुरू किया। तो ये थे हमारे फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर इसमें चलते हैं हम टैक्स रिफॉर्म्स में। अब लिबरलाइजेशन के अंदर जो थर्ड एलिमेंट था हमारा वो था टैक्स रिफॉर्म्स। हमने डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिनेंशियल रिफॉर्म्स देख ली। अब हम देख रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में मेनली दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आपके आएंगे आगे चैप्टर्स में, टैक्सेस चैप्टर में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस हम खुद पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। जैसे कि जो कमोडिटीज वगैरह के ऊपर, बिस्किट वगैरह के ऊपर देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जो इनकम टैक्स हम कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो अभी तक क्या था, जो कॉरपोरेट टैक्स था वो बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, टैक्स इवेजन हो रहा था, लोग चोरी कर रहे थे टैक्स की। तो इस कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया ताकि वॉलेंट्री कंप्लायंस हो सके। इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी सिंप्लीफाई किया गया, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर इसका वो किया गया, एनकरेज किया गया। और ये माना गया कि जब टैक्सेस जो है मॉडरेट रेट में होते हैं तभी जो पीपल हैं वो उससे कंप्लाई करते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म्स आए उस टाइम पे हमारे। फिर फोर्थ था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में अभी तक हमने देखा कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मैंने आपको थर्ड प्लान में एक्सप्लेन किया था। तो अभी तक हम डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या कर रही थी, इंटेंशनली जब भी हम डिक्लाइन वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं करेंसी की इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, तो वो डिवैल्यूएशन था। बट अब डिवैल्यूएशन को बंद कर दिया गया, डिवैल्यूएशन को स्टॉप कर दिया गया। अब रिफॉर्म्स लाए गए कि अब जो होगा करेंसी की जो वैल्यू है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। डिमांड एंड सप्लाई। और फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए गए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए गए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में यही था कि जो भी अभी तक टैरिफ्स जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर डिस्कस किए थे, टैरिफ्स, कोटास और जो भी ड्यूटीज वगैरह थी, उन सबको कम कर दिया गया या फिर खत्म कर दिया गया, ताकि जो है इंपोर्ट जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना आ पाए। और हमने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब हटा दी, लाइसेंसिंग जो थी वो भी हटा दी। तो ये सब जो थे हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स थे। तो जो लिबरलाइजेशन को हम 5 एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट एलिमेंट था हमारा डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। थर्ड था टैक्स रिफॉर्म्स। फोर्थ था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फिफ्थ था हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो जब भी लिबरलाइजेशन आए तो ये 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। फिर
ये फर्स्ट एलिमेंट हमने एलपीजी में हमने एल डिस्कस कर लिया। अब था प्राइवेटाइजेशन। अभी तक हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सब मोस्टली गवर्नमेंट रेगुलेटेड थी, तो उनको क्या करना था, प्राइवेटाइज करना था। तो प्राइवेटाइज दो तरीके से हो सकता था कि जो ऑलरेडी जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके अंदर से जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है उसको हम प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दें, तो जो क्या होगी यूनिट, वो बन जाएगी प्राइवेट सेक्टर यूनिट। तो और या फिर उसको आउटराइटली सेल कर दे। इसके दो तरीके थे, तो गवर्नमेंट ने दोनों अडॉप्ट किए। कुछ का मैनेजमेंट ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को वो कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और कुछ को आउटराइटली सेल कर दिया। तो इससे हुआ क्या, जब ये यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर के पास गई तो वहां एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। अभी तक क्या था, डिसीजंस में जो था वो डिले था इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि पॉलिटिक्स थी और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता था, जो जो गवर्नमेंट कहती थी, तो वहां पे डिले आ जाता था, एफिशिएंसी नहीं थी और एक्सपर्ट्स नहीं थे इन इंडस्ट्रीज में। तो एक्सपर्ट डोमेन को यूज किया गया, टैलेंट लेके आए गए, एम्प्लॉय लेके आए गए नए, और इनकी पॉलिसीज को चेंज किया गया। और यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट एलिमेंट आया। अभी तक गवर्नमेंट क्या थी, प्रॉफिट को देखती ही नहीं थी, तो यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट आया कि हमें नीड्स तो फुलफिल करनी है पब्लिक की, बट उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट को इग्नोर नहीं करना है। किसी भी इंडस्ट्री की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्रॉफिट भी जरूरी है। तो इसीलिए जो ध्यान दिया गया वो था सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर। सस्टेनेबल ग्रोथ जब होगी जब प्रॉफिट भी होगा। ऑल्दो ये था कि प्रॉफिट जो है वो इलीगली नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे काम नहीं होने चाहिए इंडस्ट्रीज में जिससे पब्लिक वेलफेयर ना हो पाए। हमें वेलबींग देखना है बट साथ में प्रॉफिट भी देखना है। इसमें एक टर्म और आता है प्राइवेटाइजेशन में, डिसइन्वेस्टमेंट। हम हर बजट में देखते हैं कि कुछ ना कुछ डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट डिसाइड होता है, और ये भी बताया जाता है कि लास्ट टाइम हमने कितना टारगेट रखा था और कितना अचीव हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कुछ स्टेक अपना गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देती है, कुछ शेयर्स जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं, बट इसकी जो ओनरशिप है मतलब 50% वो गवर्नमेंट के पास ही रहती है यूनिट्स की। तो डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ जाता है और वो रेवेन्यू से अपनी जो भी पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब था हमारा प्राइवेटाइजेशन। और एलपीजी में थर्ड एलिमेंट था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में था कि अभी तक क्या था हमारी स्ट्रेटेजी कि हमें था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, जहां तक हो इंपोर्ट्स अवॉइड करने हैं। बट अब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन में हमने कहा कि भाई नहीं, कंट्री जो है इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए हमारी पूरे वर्ल्ड से। जो पूरा वर्ल्ड है वो एक होल है और इंडिया उसका एक पार्ट है, तो हमें इंटरडिपेंडेंसी रखनी है। अपनी पॉलिसीज हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, बट हमें पूरे पार्ट के साथ भी कनेक्ट करना है, ताकि कुछ भी हो पूरे वर्ल्ड में तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़े और इंडिया भी और चीज़ों को इम्पैक्ट कर पाए। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह इंडिया में आ रहे, इंडियन कंपनीज बाहर जा रही हैं, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन, कल्चर भी हमारा वो हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन से हुआ है। तो ये जो हमारे थे फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने देखे, ये
राव मनमोहन सिंह मॉडल के अंदर। तो ये जो प्लान है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट 7 प्लान्स में आपने देखा कि स्ट्रेटेजी कुछ और थी, और 8th प्लान से इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि हमें ये ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़े, और इससे अच्छा भी हुआ, आगे आगे आप देखेंगे। तो इसमें जो आउटकम्स थी वो क्या आई, हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट आया हमारा 6.8%। एग्रीकल्चर भी हमारा ग्रो हुआ, जबकि हमने देखा था सेकेंड 5 ईयर प्लान में अगर हम एक उसके ऊपर फोकस कर रहे थे तो हमारी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे थे तो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही थी। बट यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ मिली, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ मिली, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी हमारे ग्रो हुए, ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इम्प्रूवमेंट हुई। पब्लिक सेक्टर का शेयर जबकि डिक्लाइन हो गया था 34% पे, तब भी हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 6.8% था, बहुत ज़्यादा, अभी तक का हाईएस्ट। तो 8th प्लान जो था, और इसी पे क्वेश्चन भी पूछा है बीपीएससी ने मेंस में कि पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म इरा में प्लानिंग में स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल था। तो ये एलपीजी आप बता सकते हैं, गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस हुआ था, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा था। तो ये है हमारा 8th 5 ईयर प्लान। ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम 9th 5 ईयर प्लान पे। 9th प्लान था हमारा 1997 टू 2002। इसमें जो हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था वो था 6.5%, और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमें मिला था 5.4%। ये प्लान जो था, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 9th प्लान जो था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट था, हमने देख ही लिया एलपीजी रिफॉर्म्स। और इसमें था कि स्टेट को और प्राइवेट सेक्टर को, एक जो स्टेट को जो रोल प्ले करना है वो एज ए फैसिलिटेटर करना है, और जो स्टेट का जो मेजर रोल है वो सोशल सेक्टर में है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम है। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को कहाँ फोकस्ड किया, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर पे। और जो डेवलप और प्रायोरिटी किसको दी गई, एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट को, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़े और पॉवर्टी खत्म हो। तो हम देख रहे हैं 9th प्लान में जो मेजर रोल आ गया वो किसका आ गया, प्राइवेट सेक्टर का। एफडीआई हमारी बढ़ी इसमें, और गवर्नमेंट जो है एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करने लग गई इंस्टेड ऑफ रेगुलेटर। फिर आ जाते हैं हम 10th प्लान पे। 10th प्लान हमारा 2002 टू 2007 था, टारगेट ग्रोथ रेट 8% था, एक्चुअल ग्रोथ रेट 7.6% था। अब इस प्लान में क्या चेंज हुआ कि जो है मॉनिटरेबल टारगेट्स आ गए। अभी तक हम सिर्फ मेजर दे रहे थे कि भाई ये करना है, ये 2-3-4 उसमें, बट अब था कि हमें इंडिकेटर्स दिए कि हम डेवलपमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स होंगे। अभी क्या कर रहे थे हम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल जस्टिस पे कहीं कहीं फोकस हो गया था, बट यहाँ पे क्या आ गए, हमारे इंडिकेटर्स आ गए कि हम उसको डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेंगे, इन इंडिकेटर्स से मेजर करेंगे। हमें ग्रोथ रेट तो अचीव करना ही करना है 8%, बट उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, क्योंकि अब इतना समझ आ गया था कि सिर्फ ग्रोथ रेट अचीव करने से कुछ नहीं होगा। कि मान लो हमारा वो ग्रोथ रेट 8% भी जा रहा है, बट जब तक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है तब तक उस ग्रोथ का बेनिफिट सब सेक्शंस को नहीं मिल रहा है, तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्या आए, हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आए। तो इसमें क्या था, जेंडर गैप्स में रिडक्शन करनी है, लिटरेसी और वेज रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट्स में रिड्यूस करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जब बच्चा पैदा होता है तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मतलब मरते हैं पैदा होने के बाद, तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। या जन्म देते हुए मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, जन्म देते हुए कितनी माएँ जो हैं वो मर जाती हैं, तो इसलिए मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इन दोनों को हमें कम करना था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी को इम्प्रूव करना था लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी सबको देना था। रिवर्स को वो करना था, क्लीन करना था।
इस प्लान में गवर्नेंस को भी कंसिडर किया गया कि जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी डेवलपमेंट का एक फैक्टर है। एग्रीकल्चर हमारा हमने देख ही लिया कि इसको प्राइम मूविंग फोर्स डिक्लेयर किया था। अब इसमें 1993 में क्या हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने भी मेजर रोल प्ले करना शुरू कर दिया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी हमारी 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए थे। और इसमें क्या किया, सब फर्स्ट टाइम स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ टारगेट्स किया, ताकि जो डेवलपमेंट हो वो बैलेंस डेवलपमेंट हो ऑल स्टेट्स की। तो इस प्लान में हम देखेंगे कि एक तरह से डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स दिए गए 10th प्लान में बिसाइड्स ग्रोथ रेट। और ये प्लान हमारा क्वाइट सक्सेसफुल रहा। टारगेट ग्रोथ रेट 8% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमने मोर और लेस अचीव किया। फिर आ जाते हैं हम 11th प्लान पे। 11th प्लान हमारा 2007 to 2012 था। टारगेट ग्रोथ रेट 9% था, एक्चुअल ग्रोथ रेट था 8%। 11th प्लान का ऑब्जेक्टिव था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हमें और ज्यादा वो चाहिए, ग्रोथ चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। हमने देखा 10th प्लान में कि ग्रोथ के इंडिकेटर्स दिए गए थे कि किस किस इंडिकेटर पे हम मानेंगे कि ग्रोथ हुई है, तो वो सब इंक्लूसिव ग्रोथ के ही इंडिकेटर्स थे। इंडिया अब एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था बाय द एंड ऑफ 10th प्लान। ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट इंक्रीज हो गए थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने रिस्पॉन्स अच्छा किया था ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां हमें डर था सेकेंड 5 ईयर प्लान में कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो विदस्टैंड नहीं कर पाएगी फॉरेन कंपटीशन से, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। बट जो ग्रोथ रेट था ना वो इंक्लूसिव नहीं था हमारा। हमने देखा कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो हमारे छूट रहे हैं, जैसे स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, जो हमने डेटा देखा। और कुछ चीज़ों पे हमें लगा पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, मोर्टेलिटी, करंट डेली एम्प्लॉयमेंट, इस पे अभी और काम होना है। तो इसीलिए 11th प्लान के बाद 11th प्लान में हमने ये सब देखा, इसको असेस किया। फिर 12th प्लान जो हमारा बना, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको डिज़ाइन किया, ड्राफ्ट किया गया। अब हम चलते हैं 12th 5 ईयर प्लान की तरफ। 12th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 2012 to 17 था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट हमारा 8% था। 12th 5 ईयर प्लान का आई थिंक ऑब्जेक्टिव और टारगेट ग्रोथ रेट बीपीएससी ने पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो इसमें हमने देखा 11th 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो हमें चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कुछ सेक्शंस एससी, एसटी, माइनॉरिटीज वो छूट रहे हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब फैक्टर्स पे अभी और काम होना है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, लिटरेसी, इन सब पे। तो जो 12th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट हमने वही रखा था, बट हमें जो मेन था, हमें एक तो फास्टर ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल जो ग्रोथ हमारी स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म तक चले, और मोर इंक्लूसिव, ताकि सब सेक्शंस को डेवलपमेंट का फायदा मिले। जो बेनिफिट्स हैं किसी भी चीज के वो सब सेक्शंस तक पहुंचे हमारे, कोई भी सेक्शन डिप्राइव नहीं होना चाहिए बेनिफिट्स से। बट 12th 5 ईयर जब प्लान शुरू हुआ तो उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, सॉवरेन डेट प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इसमें क्या हुआ, हमारा ग्रोथ रेट जो था 6.2% चला गया 11-12 में, इन सब जो अनसर्टेन जो फैक्टर्स थे इनकी वजह से। और ये 12th 5 ईयर प्लान के फर्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहे, जब इकॉनमी हमारी सिर्फ 5% ही बढ़ पाई। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वही था कि हमें जो ग्रोथ चाहिए वो इंक्लूसिव भी हो, फास्टर भी हो और सस्टेनेबल भी हो। तो इस प्लान में हमने जो फोकस किया वही कि पॉवर्टी हमें कम करनी है, ग्रुप इक्वालिटी को प्रमोट करना है, रीजनल बैलेंसेस लाने हैं, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी देखनी है, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है,
हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, आईटी सेक्टर वगैरह पे ध्यान देना है, और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, रोड ट्रांसपोर्ट। बट ये प्लान हमारा बना था 2012 टू 2017 के लिए, बट 2015 में ही क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग सिमिलर था प्लानिंग कमीशन के। अगर आप इसका सेटअप देखें तो प्लानिंग कमीशन भी हमने डिस्कस किया था, नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से सेटअप हुई थी। सेम नीति आयोग भी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी था, ये भी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था नीति आयोग भी। अब नीति आयोग क्यों आया, अभी हमने देखा कि 5 ईयर प्लान्स में मतलब हमारी अचीवमेंट्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडली कि इसमें अचीवमेंट्स क्या क्या रही थी हमारी 5 ईयर प्लान्स में। हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 2.1% हमने टारगेट किया था, अचीव 2.3% हुआ था। इससे हमारा ग्रोथ रेट हमने कितना अचीव किया, 8%। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कंट्री की चेंज हो गई। अभी तक जहां पूरी इकॉनमी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, उसकी जगह क्या हुआ, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया जीडीपी में, इंडस्ट्रियल प्लस सर्विस सेक्टर ने। एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ने वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई, कुछ कुछ टारगेट्स था, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हुई, बाकी सोशल सेक्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट आई। बट इसमें कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि जो इसमें जो रोल था ना स्टेट का, वो बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट था, क्योंकि जो भी डिसाइड कर रहा था वो सेंटर डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही थी वो टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग थी, मतलब सेंटर प्लान बना रहा था और स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे सेंटर की डायरेक्शंस पर। तो टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग थी, तब हम स्टेट को एज इक्वल पार्टनर नहीं कंसिडर कर रहे थे इन डेवलपमेंट, और डिले थी इम्प्लीमेंटेशन में, डिले थी इम्प्लीमेंटेशन में। और अब सेंट्रलाइज्ड प्लान थे। अब जो टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस भी आप देखेंगे ऑल टुगेदर चेंज हो गई थी। 1950 में जब प्लानिंग कमीशन आई, जब हमारी पॉलिसी सारी अलग थी, और 8 5 ईयर प्लान के बाद हमारी पॉलिसीज मेजरली सब चेंज हो गई थी, गोल्स चेंज हो गए थे। तो अब जरूरी था कि इसीलिए नीति आयोग को लाया गया। जो नीति आयोग था उसमें क्या था, बॉटम अप डिसीजन मेकिंग आई। इसमें ये था कि स्टेट्स को हम इक्वल पार्टनर कंसिडर करेंगे डेवलपमेंट में, स्टेट्स भी प्लान बनाएंगे। इसमें गवर्निंग काउंसिल आई, जिसको पीएम हेड करते हैं, सीएम्स होते हैं इसमें, और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और रीजनल काउंसिल्स की जब भी हमें कोई जरूरत हो हम रीजनल काउंसिल्स वो करेंगे, जिसमें सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे यूटीज के। इसलिए इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया कि जो है स्टेट्स और सेंटर मिलके काम करेंगे, स्टेट्स भी इक्वल रोल प्ले करेंगे। तो नीति आयोग आ गया। तो जो ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान था ये 2015 में ही बंद हो गया, और यहाँ पे हमारी नया नीति आयोग है जो आज के टाइम में हमारा प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का।
बट नीति आयोग और मैंने बताया जो इनका स्ट्रक्चर है, मतलब जो सेटअप है वो सेम है कि मतलब दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है। बट प्लानिंग कमीशन के पास क्या था, फंडिंग का राइट था, वो मिनिस्ट्रीज वगैरह को, स्टेट्स वगैरह को फंडिंग देती थी। बट नीति आयोग के पास ये वो नहीं है, राइट नहीं है। नीति आयोग कोई फंडिंग नहीं देता, नीति आयोग प्लान्स बनाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखता है और स्टेट्स को एक तरह से गाइड कर रहा है, उनको जो भी हेल्प चाहिए। इसमें एक्सपर्ट्स वगैरह भी है, एक्सपर्ट डोमेन है और थिंक टैंक है, इनोवेशन हब्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज भी ये लेके आ रहा है। तो नीति आयोग का रोल अब मेजर है, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है। और यही बीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है मेंस में कि प्लानिंग कमीशन के क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट रेजोल्यूशन पास हुआ और प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। और ये सब की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, विलेज लेवल से प्लान शुरू होंगे। हमने देखा कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ गए थे, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था। और इसमें हमने अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन वगैरह को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट नीति आयोग के आने के बाद इसको भी हम इम्पोर्टेंस देने लग गए। और जो सेक्शंस वगैरह जो अभी तक छूटे हुए थे उन सबको हमने बेनिफिट दिया, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में काम किया, इनोवेशन आया, इंटरनेशनल थिंक टैंक के साथ नीति आयोग काम करता है, नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योर सिस्टम है, और इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंट इशू को भी रिजॉल्व करता है, रिसर्च है, गवर्नेंस है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो नीति आयोग ऑल्दो एक अलग टॉपिक है, बट इसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है कि नीति आयोग क्यों आया। तो ये हमारा टॉपिक 5 ईयर प्लान्स का यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी मैं रिजॉल्व करूँ आपके कमेंट। थैंक यू।